नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल oneexam.in पर। मैं भरत सिंह राठौड़, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज हमारी क्लास का जो टॉपिक है, आज हमारी क्लास का जो शीर्षक है वो है फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टॉपिक लिख लेते हैं अपना, फिर अपन दूसरी बात करेंगे। फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसके बारे में मेरा जो लास्ट लेक्चर है उसके अंदर मैं सारी चीज़ें बता चुका हूं आपको। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक संगठन, एक ऑर्गेनाइजेशन कितने प्रकार से हो सकता है, यानी अलग अलग प्रकार से आप बिजनेस को कर सकते हो। हर बिजनेस का, जो बिजनेस आप करने जा रहे हो उसके अलग अलग क्या कहते हैं आपका फॉर्म हो सकता है। फॉर्म हो सकता है इन द सेंस संगठन अलग अलग स्ट्रक्चर के साथ, अलग अलग ढांचे के साथ बन सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको कोई बिजनेस करना है और आपका बिजनेस छोटा है, स्मॉल बिजनेस है, दैट मीन्स आप छोटी इकाई के रूप से उसको, छोटी यूनिट के रूप से आप उसको स्टार्ट कर सकते हो। एट द सेम टाइम अगर आपको लगता है कि आपका बिजनेस कैसा है, बड़े लार्ज स्केल पे करना है आपको बिजनेस, पैसा भी ज़्यादा चाहिए, लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी ज़्यादा रहेगा आपके यहाँ पे, दैट मीन्स आप क्या कर सकते हो, बड़े इकाई के रूप में, यानी आप कोई कंपनी बना सकते हो, पार्टनरशिप कर सकते हो, इस तरीके से बड़े इकाई में इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। तो आज हम टोटली ये पढ़ने वाले हैं कि कितने प्रकार के फॉर्म्स होते हैं, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने में, बिजनेस करने के कितने प्रकार के तरीके होते हैं। उसके साथ साथ अलग अलग तरीकों के क्या मेरिट्स है उनकी, क्या डीमेरिट्स है, क्या उनके फ़ायदे हैं, यानी इस प्रकार एक प्रकार यूनिट करने का क्या फ़ायदा है, उस प्रकार का ढांचा अपनाने का क्या फ़ायदा है, और बड़ा ढांचा अपनाने का क्या फ़ायदा है, छोटा ढांचा अपनाने का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, वो सारी चीज़ें अपन पढ़ते हुए चलेंगे, राइट। इसके रिलेटेड मेरे वीडियोस भी अवेलेबल है यूट्यूब पे, अपने टीम सी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के चैनल पे अवेलेबल है, आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वहाँ पे सारी चीज़ों को मैंने अवेलेबल करा रखा है, अलग अलग फॉर्म से मैंने पढ़ा रखा है। कुछ मैंने 12th के फॉर्म से पढ़ा रखा है, तो कुछ मैंने ग्रेजुएशन के फॉर्म से पढ़ा रखा है, तो आप उस चीज़ को जरूर देखिएगा। ओके, तो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना देरी किए हुए। आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पे, और सब्सक्राइब आप लोग कर ही रहे हो, लाइक्स एंड शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को अगर अच्छा लगे। और किसी प्रकार की कोई भी आपको दिक्कत आए या किसी प्रकार का कोई भी आपको परेशानी आए किसी भी टॉपिक में, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है भरत सिंह राठौड़ नाम से, आप वहाँ पे जाके उस ग्रुप में ऐड हो सकते हो और वहाँ पे जाके अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हो, ठीक है। मैं 100% थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूर्णतः कोशिश करूँगा, राइट। तो शुरू करते हैं आज की क्लास हमारी। ओके, धीरे धीरे समझेगा, अच्छी अब आराम से समझेगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। मेन फोकस हमें हर एग्जाम में रखना है, कंसेप्ट क्लियरिटी पे रखना है। मैं इसके बाद एमसीक्यू की हमारी सीरीज भी लॉन्च हो चुकी है, उस सीरीज को भी मैं स्टार्ट कर लूँगा, राइट। तो एमसीक्यू की सीरीज भी हमारी लॉन्च हो चुकी है, तो उस सीरीज के साथ साथ मैं एमसीक्यू भी कराऊंगा आपको टॉपिक वाइज, राइट। हर टॉपिक्स के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एग्जाम में पूछे गए उसके हिसाब से मैं आपको कराते चलूंगा। लेकिन लेक्चर को मिस नहीं करना है, एक एक लेक्चर को आपको देखना है, एक एक चीज को आपको समझना है, कंसेप्ट क्लियरिटी आपकी पूरी होनी चाहिए, उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं, उसके बाद ही हमारा क्या होगा, हम अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं एमसीक्यू के अंदर, राइट। ओके, चलो इसको हटाइएगा थोड़ा। हाँ, ठीक है, चलो शुरू करते हैं। फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को समझते हैं, धीरे धीरे समझेंगे। मे भी इस लेक्चर को मैं 2 पार्ट में करूंगा, रीजन बिंग थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, इसलिए 2 पार्ट में इसको मैं कर दूंगा, ठीक है। देखते हैं कितना होता है। चलो फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को समझते हैं। फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को फिर 2 पार्ट में भागा गया है। एक है नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक बात रह गया है कॉर्पोरेट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। यानी कुछ ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट के फॉर्म में होते हैं, कुछ नॉन कॉर्पोरेट में। क्या होता है कॉर्पोरेट के फॉर्म में, क्या होता है नॉन कॉर्पोरेट के फॉर्म में, वो भी हम पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। नॉन कॉर्पोरेट वाले आपको 2 बता दूं। सबसे पहले इसका पहला नाम है सोल ट्रेडर, कह सकते हैं हम उसको, सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं उसको, या और उसको दूसरे नाम से पुकारा जाता है हमारे यहाँ पे, क्या नाम से पुकारा जाता है, प्रोप्राइटरशिप, राइट। उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम कह सकते हैं सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन, और या फिर दूसरा नाम क्या है उसका, प्रोप्राइटरशिप, राइट।
ये क्या है, नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म से। दूसरा क्या है इसके अंदर, इसके अंदर आता है पार्टनरशिप। क्या आता है इसके अंदर, पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कॉर्पोरेट फॉर्म क्या है, कॉर्पोरेट फॉर्म दो प्रकार के होंगे। एक तो होगा आपका जॉइंट स्टॉक ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, दूसरा नाम बोलते हैं सर हम कंपनी के नाम से जानते हैं इनको, जिसको हम दूसरे नाम से जॉइंट स्टॉक भी बोलते हैं, ठीक है। मैंने बोला आपको मेरे एक और वीडियो अवेलेबल है, उसके अंदर भी मैंने फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करवा रखे हैं यूट्यूब पे, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप फ्री लेक्चर अवेलेबल है, आप देख सकते हो वहाँ पे। और ये जो करवा रहा हूँ ये भी मैं फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करवा रहा हूँ और अच्छे तरीके से और डिटेल में और ग्रेजुएशन लेवल से ऊपर के लिए, ताकि आने वाले जितने भी एग्जाम्स है उसके लिए आपके काम आ सके। जॉइंट स्टॉक ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम दूसरा नाम कंपनी भी कहते हैं, और एक हमारे सामने आता है वो है कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज। ये क्या कहलाते हैं, ये दोनों कहलाएंगे आपके, ये दोनों कहलाएंगे कॉर्पोरेटिव फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहलाएंगे, कॉर्पोरेटिव फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलो, और ये दोनों क्या है आपके, नॉन कॉर्पोरेटिव फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस करने के तरीके हैं, ये 4 तरीके से आप अपने बिजनेस को रन कर सकते हो। क्या क्या तरीका है, एक तो है आपके सामने कुछ कॉर्पोरेटिव फॉर्म्स के हिसाब से और कुछ नॉन कॉर्पोरेटिव फॉर्म के हिसाब से। एक सेकंड दीजिएगा मुझे, थोड़ा सा स्क्रीन कट रही है ना। ना ओके, ठीक है, अब सही है ना। अब ये दिख रहा है सोसाइटी यहाँ पे, ठीक है। तो कॉर्पोरेटिव और नॉन कॉर्पोरेटिव दो फॉर्म्स हम पढ़ रहे हैं, ठीक है सर। आज की क्लास का हम शुरुआत करते हैं, सबसे पहले अपनी चीज को लेते हैं, ये नंबर 1 पढ़ेंगे, ये नंबर 2 पढ़ेंगे, फिर ये नंबर 3 पढ़ेंगे और ये जाते जाते नंबर 4 पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ए पार्ट लिख लेता हूं मैं, और उसका नाम लिख लेता हूं आपके सामने, सोल ट्रेडर। क्या नाम से जानते हैं, सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन, या उसको दूसरे नाम से जानते हैं हम प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन या प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन, समझिएगा। नोट्स आपके पास अवेलेबल है, मैं मेन इंपॉर्टेंट बात आपको समझाते हुए चलता हूं, ठीक है। समझिएगा इस बात को। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ये क्या है, ये ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है, ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे पुराना फॉर्म, सबसे पहले यही फॉर्म था, उसके बाद दूसरे फॉर्म डेवलपमेंट हुए। तो सबसे पहले ओल्डेस्ट फॉर्म क्या था, सोल प्रोप्राइटर, जो प्रोप्राइटरशिप हम पढ़ते हैं, ठीक है। सोल ट्रेडर ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी आपके सामने एमसीक्यू इस प्रकार से आ जाए कि सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है और 4 ऑप्शन दे दे, तो आपके दिमाग में रहना चाहिए प्रोप्राइटरशिप, जो एक स्वामित्व वाली कंपनीज होती है या एक स्वामित्व वाला संगठन होता है, वो क्या होती है, सबसे पुराना फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ठीक है। दूसरी बात, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी किसके लिए, फॉर स्मॉल बिजनेसेस, जो छोटे व्यापारी होते हैं, छोटे व्यापारी इन द सेंस जिनका कैपिटल छोटा होता है, उन लोगों के लिए सबसे कॉमन यही करते हैं वो, कि सबसे पहले एक आदमी अपने स्वामित्व, एक ही आदमी अपनी तरफ से कंपनी स्टार्ट कर लेता है, कंपनी इन द सेंस अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेता है, ठीक है, व्यवसाय स्टार्ट कर लेता है और काम करता है, किसी और को इन्वॉल्वमेंट नहीं करता, वो अकेला ही चलाता है। तो ये मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है छोटे व्यापारियों के लिए। दूसरी बात, सवाल इनमें से बन सकता है कि सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है फॉर द स्मॉल और बिजनेसमैन, तो आपके दिमाग में होना चाहिए, सर ने पढ़ाया था, और क्या है, सोल ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन या फिर प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। दूसरी बात, ये सबसे सिंपलेस्ट है, जितने भी हम ऑर्गेनाइजेशन के, जितने भी हम संगठन के जो बिजनेस व्यवसाय संगठन है जो हम पढ़ रहे हैं, उनमें सबसे सिंपलेस्ट ये है, सिंपलेस्ट एंड इजीएस्ट ऑफ फॉर्मेशन, यानी इसको फॉर्म करना, यानी इसको बनाना सबसे इजी और सबसे सिंपल है काम। यानी कुछ नहीं करना है आपको, ज्यादा रजिस्ट्रेशन कहीं पे भी नहीं करवाना है, सीधे गए, दुकान आपने किराए पे ली, कैपिटल अपना कंट्रीब्यूशन किया और जाके अपना बिजनेस धंधा स्टार्ट कर दिया, राइट। तो आपको और कोई भी किसी तरीके से बेजमारी करने की जरूरत नहीं, जो दूसरे में होता है कि आपको यहाँ वहाँ रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है। पार्टनरशिप में पार्टनरशिप एक्ट में कराना पड़ेगा, कंपनीज के अंदर कंपनीज एक्ट में कराना पड़ेगा, और कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के अंदर कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर करवाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे इस प्रकार की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप जाके सीधा अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपलेस्ट एंड इजीएस्ट फॉर्म ऑफ फॉर्मेशन इसका, ठीक है। और क्या, इसमें खुद की कैपिटल लगती है, ओन कैपिटल लगती है, किसी और की कैपिटल नहीं लगती, आदमी खुद के तरफ से पैसे लगाता है, या फिर क्या लगा सकता है, वो किसी अपनी फैमिली या
रिलेटिव्स के पैसे को क्या कर सकता है, उनसे क्या कर सकता है, बोरो कर सकता है, बोरो कर सकता है कैपिटल उधार मांग कर भी अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। ठीक है, ठीक है सर। और क्या है, और आप समझिएगा ये वन मैन बिजनेस है। क्या है, एक आदमी का, एक स्वामित्व वाला संगठन है, एक आदमी का काम है, वन मैन्स बिजनेस है, राइट। वो क्या लगता है, इंडिविजुअल तो क्या लाता है, इंडिविजुअल उसमें इंडिविजुअल कैपेसिटी पे काम करता है। इंडिविजुअल कैपेसिटी यानी सारा का सारा अधिकार, सारे के सारे पावर, सारे के सारे कंट्रोल किसके पास होते हैं, खुद के पास होता है। ठीक है सर। ओन कैपिटल, खुद का कैपिटल होता है, खुद की पूंजी होती है। बिल्कुल सर, ये भी बात समझ में आ गई। स्किल किसकी होती है, खुद की ही ओन स्किल एंड इंटेलिजेंसी, खुद की ही स्किल और खुद की ही इंटेलिजेंस होती है, यानी खुद का ही दिमाग, खुद का ही सब कुछ लगता है, दूसरे किसी का नहीं लगता। दो पार्टनर होंगे तो दो पार्टनर अपना दिमाग लगाएंगे, यहाँ पे वो अकेला है तो अकेला ही अपना दिमाग लगाएगा, अपनी स्किल जो उसमें काबिलियत है वो सारी की सारी वो खुद की लगाएगा, पूंजी भी खुद की लगाएगा। रिसीव्ड ऑल प्रॉफिट, सारा प्रॉफिट किसका होगा, जब सब चीज खुद की लग रही है तो प्रॉफिट भी खुद का होगा। और ध्यान रखना ऑल रिस्क भी किसका होगा, सारा का सारा रिस्क भी किसका होगा, उसी का होगा, और किसी का उसके रिस्क में कोई भी साझेदारी करने नहीं आएगा। जब प्रॉफिट में साझेदारी करने नहीं आएगा तो रिस्क में भी साझेदारी करने कोई नहीं आएगा, वो अकेला ही सारी चीजें करते हुए चलेगा, राइट। ठीक है सर, बात समझ में आई हमें यहाँ तक। अब इसकी कुछ बातें पढ़ते हैं, मेरिट डिमेरिट्स में साथ में पढ़ाते जाऊंगा, ठीक है। सबसे पहली बात, यहाँ पे अपन मेरिट्स लिख लेते हैं, मेरिट्स को लिख लेते हैं। मेरिट्स यानी उसकी क्या एडवांटेज है, एडवांटेज यानी उसकी क्या खूबियाँ है। सबसे पहली खूबियों को याद रखना कि क्या है इसमें, लेस लीगल फॉर्मेलिटीज़। इसमें फॉर्मेलिटीज़ क्या है, बहुत कम है, किसी प्रकार की ज़्यादा एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं। सुबह गए, थैला उठा के अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया और बिजनेस शुरू हो गया, शाम को लॉक करके ताला लगा के आगे बिजनेस वापस हो गया। कल उठ के नहीं करना है बिजनेस, सामान बेच दिया, बिजनेस क्लोज, राइट। लेस लीगल फॉर्मेलिटीज़ है। दूसरी बात, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। ये इसके फीचर्स में नहीं, मेरिट्स में ऐसे हटा देते, इसके फीचर्स में आ गया ये इसके डीमेरिट्स में आ जाएगा अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है। दायित्व उसका क्या है, असीमित है, किसी तरीके से सीमित नहीं है। और दूसरा क्या है इसके अंदर, दूसरा है क्विक डिसीजन। जब एक ही आदमी को डिसीजन लेना है तो वो डिसीजन बहुत फास्ट लेगा, किसी और से पूछने की आवश्यकता नहीं। आज फर्नीचर को इधर से उधर करना है या नया माल खरीदना है नहीं खरीदना है, इस रेट में खरीदना है नहीं खरीदना, तो वो क्या करेगा, खुद का ही डिसीजन होगा और किसी से डिसीजन पूछने की आवश्यकता उसको नहीं है। राय मशवरा कर सकता है, वो उसकी इच्छा है, लेकिन इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फुल प्रॉफिट यानी जितना भी प्रॉफिट है फुल प्रॉफिट शेयर कर दो, जितना भी प्रॉफिट है वो प्रॉफिट पूरा का पूरा उसी का होगा और किसी का प्रॉफिट यहाँ पे, क्योंकि उसको बांटना ही नहीं है, जब सब चीज़ वो खुद ही कर रहा है तो सारी चीज़ उसके ऊपर ही होगी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसकी डीमेरिट्स। किसकी पढ़ रहे हैं हम ये सारी चीज़ें, ये पढ़ रहे सर हम सोल प्रोपाइटर की पढ़ रहे हैं, सोल ट्रेडर की पढ़ रहे हैं, प्रोपाइटरशिप की पढ़ रहे हैं, यानी एक स्वामित्व वाले संगठन की पढ़ रहे हैं, ठीक है। डीमेरिट्स क्या है इसकी, डीमेरिट्स यानी इसके डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज यानी इसकी खामियां क्या है। मैंने बताया था हर टॉपिक का अपन क्या करेंगे, पहले उसके बारे में समझेंगे, फिर उसकी खूबियों की बात करेंगे और फिर लास्ट में उसको गालियां निकाल देंगे। गालियां निकाल देंगे मतलब उसके डीमेरिट्स, उसकी लिमिटेशन, उसके लिमिटेशंस या उसके डिसएडवांटेज, इसकी बात अपन कर लेंगे, ठीक है। कुछ भी नाम बोलो एक ही बात होती है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, चीजों पर मत जाना, मतलब किसी शब्द पे मत जाना, आप कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। नंबर 1 अनलिमिटेड लाइबिलिटी, पहली ही चीज लिख लेता हूं जो वहां पे नहीं लिखी मैंने। ये मैं मानता हूं कि ये सबसे बड़ी इसकी क्या है, डीमेरिट्स है। डीमेरिट्स यानी लिमिटेशन है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब उसका दायित्व फिक्स नहीं है। हो सकता है किसी बिजनेस में 20 लाख का नुकसान हो जाए, हो सकता है किसी बिजनेस में 1 करोड़ का नुकसान हो जाए, तो 1 करोड़ की भरपाई किसे करनी पड़ेगी, उसी आदमी को करनी पड़ेगी। 1 करोड़ की भरपाई भी किसको करनी पड़ेगी, उसी आदमी को करनी पड़ेगी, क्योंकि वो क्या है, इसकी लाइबिलिटी क्या है, उसका दायित्व क्या है, अनलिमिटेड है। दायित्व क्या है, अनलिमिटेड है। यानी सारे जब प्रॉफिट ही उसका है तो उसका दायित्व भी क्या है, अनलिमिटेड है। चाहे वो घर से लाके पैसा दे, पैसा उसको बाहर के लोगों को, आउटसाइड यानी थर्ड पार्टीज को पैसा देना ही देना पड़ेगा, राइट। तो उसकी लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है। होता है ना, एक आदमी बिजनेस कर रहा है, ये उसकी दुकान है, अब इस दुकान में 20 लाख का घाटा हो गया, दुकान में माल ही 10 लाख का है और घाटा उसका 20 लाख का हो गया। हो सकता है किसी प्रकार से बाहर से मार लिया, उसको पैसे नहीं दे पाया, कोई भी कारण हो, ठीक है। तो अब ये 10 लाख का माल ये बेच के उसको तो पैसा देगा, उसके अलावा बचा हुआ जो रिमेनिंग 10 लाख है वो अपने घर से, अपने हाउस घर से लाएगा या कहीं और से लाएगा। पर्सनल कैपिटल, अपनी चीज़ों को बेचना पड़ेगा उसको। यानी इसके खिलाफ जो केस कर सकता है वो उसके पर्सनल प्रॉपर्टी पे भी केस कर सकता है कि भैया लाओ,
स्वर्ग पिक्चर आपने देखी होगी, स्वर्ग पिक्चर के अंदर राम अवतार के ऊपर केस हो जाता है। क्यों? उसकी मिल्स विल्स तो सारी बिक जाती है, उसका पर्सनल घर भी बिक जाता है और सारी चीज़ें, मतलब जो वसूल करने वाले बैंक जो भी लोन वसूल करते हैं, गिरवी रखते हैं वहाँ पे तो लोन, लेकिन उसको घाटा हो जाता है तो उसकी सारी लाइबिलिटी क्या होती है? पर्सनल हो जाती है। अगर वहीं वो उसकी कंपनी होती तो उसका दिवालिया नहीं निकलता और वहाँ पे गोविंदा को उसको बताना चाहिए था कि आपको कंपनी खोलो। जब गोविंदा इतना होशियार था तो उसको बताना चाहिए था कि भाई आप कंपनी खोलो। ठीक है, तो ये राम अवतार वाली सिचुएशन आ जाती है प्रोप्राइटरशिप के अंदर। यानी प्रॉफिट भी बहुत है, नो डाउट, आपका फायदा भी बहुत होगा, लेकिन जब दिवालिया हो गए, जब पैसा डूबने स्टार्ट हो गया तो सारा का सारा भरना भी आपको खुद को पड़ेगा, चाहे आप अपने घर से भरे। ठीक है, जी सर, समझ में आ गया। दूसरी बात, जो रिसोर्सेज है वो भी क्या होते हैं यहाँ पे? लिमिटेड होते हैं। रिसोर्सेज लिमिटेड होने का मतलब है जो भी आपके संसाधन हैं, वो संसाधन भी क्या है? आपके लिमिटेड है, क्योंकि आप अकेले हो, कितना भाग के भागोगे? सेल भी आपको करनी, गल्ले पर भी आपको बैठना, सुबह खोल के शाम को बंद भी आपको करनी, इन सारी चीज़ आपको करनी और किसी का सपोर्ट नहीं होगा। दैट मीन्स आपका संसाधन भी लिमिटेड होगा। लेकिन एक से बढ़ के 2 लोग हो तो काम भी ज़्यादा होते हैं, तो पार्टनरशिप में इसके बदले रिसोर्सेज थोड़ा ज़्यादा होगा। तो कंपनी के अंदर इन दोनों के बदले रिसोर्सेज थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि और भी लोगों का पैसा वहाँ पे लगेगा। नेक्स्ट, और क्या है? लिमिटेड मैनेजरियल कैपेबिलिटीज। यहां पे दूसरी बात आती है, जो मैनेजरियल कैपेबिलिटीज है वो क्या है? लिमिटेड है। कहने का मतलब जब आप ही सारा चीज कर लोगे तो जरूरी नहीं कि आप अच्छे मैनेजर हो, आप अच्छे, आपके पास पैसा हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन आप एक अच्छे मैनेजर साबित नहीं हो सकते। तो उसी प्रकार से मैनेजर कैपेबिलिटीज भी यहाँ पे क्या होती है? बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है, बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है। और चौथा मैं लिख लेता हूँ, लेस स्टेबिलिटी। लेस स्टेबिलिटी का मतलब होता है उनका स्थिरता इस बिजनेस की बहुत कम होती है। आज सुबह बिजनेस कर रहा है, कल सुबह वो आदमी आया ही नहीं, दुकान उसने खोली नहीं, दैट मीन्स भरोसा नहीं आज वो है कि नहीं। मतलब कहने का मतलब आज वो दुकान खोल रहा है, उसको घाटा ज़्यादा हो गया तो कल सुबह वो दुकान खोलेगा ही नहीं और अपनी दुकान सेल आउट कर देगा। तो स्टेबिलिटी बिजनेस की यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम होती है। दैट मीन्स आदमी जब अकेला होता है तो उसको डिसीजन अकेले लेना है। अगर सुबह वो बिजनेस दुकान खोलने आएगा ही नहीं तो क्या हो जाएगा? पूरा मामला खत्म हो जाएगा। तो लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा होगा, एक पार्टनर नहीं आया तो दूसरा आके संभाल लेगा। और कंपनी के अंदर होता है किसी के आने नहीं जाने से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन पढ़ेंगे आगे कंपनी को भी। ठीक है, तो ये, और एक और चीज लिख लेता हूं, ये नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल ऑपरेशन। जब लार्ज स्केल ऑपरेशन होता है, जब बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पे अगर कोई बिजनेस या ऑपरेशन करने स्टार्ट करते हैं आप, तो वहाँ पे इस प्रकार का स्वामित्व यानी इस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे सूटेबल नहीं होता। वहाँ पे आपको कंपनी के अंदर जाना पड़ता है, जॉइंट स्टॉक की तरफ जाना पड़ता है। इस प्रकार की कंपनी को यूज़ नहीं कर सकते। तो सवाल ये बन सकता है, MCQ बन सकता है आपके सामने, कि जब लार्ज स्केल ऑपरेशन हो तो कौन सा बिजनेस फॉर्म उपयोगी है या कौन सा बिजनेस फॉर्म सूटेबल है? इसका जवाब दिए 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो याद रखना, प्रोप्राइटरशिप तो नहीं होगा। दूसरा, लार्ज स्केल है तो आपका उसका आंसर हमेशा ही क्या होगा? कंपनी होगा, क्योंकि कंपनी बहुत बड़े लार्ज स्केल के लिए, जब कंपनी पढ़ेंगे उसके मेरिट्स में बताएंगे कि लार्ज स्केल ऑपरेशन के लिए कंपनी उपयोगी होती है। ओके, तो यहां तक सारी बात मैंने प्रोप्राइटरशिप की कर ली, उसके मेरिट डिमेरिट्स के लिए, उसके बारे में सारी बात आपको कर ली। ओके, आई होप जो मैंने समझाया वो आपके दिमाग में घुसा होगा, आपके दिमाग में समझ में आया होगा। चलो, अब दूसरा जो नॉन कॉर्पोरेटिव हम ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं उसमें दूसरा पार्ट आता है हमारे सामने, पार्टनरशिप। क्या आती है? पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। ये थोड़ा सा बड़ा है तो थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं कोई भी वीडियो 45 मिनट से बड़ा करने की कोशिश नहीं करता। चलो, पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन सुना होगा, नॉर्मल आम जिंदगी में सुना होगा। पार्टनरशिप मतलब जब 2 या 2 से अधिक लोग आपस में मेलजोल करते हैं। मेलजोल मतलब शादी नहीं करते, 2 या 2 से अधिक लोग आपस में मिलकर क्या करे? एसोसिएट हो जाते हैं, आपस में एसोसिएट हो जाते हैं और वो आपस में कोई बिजनेस करने के लिए आपस में इकट्ठा होते हैं। और उस बिजनेस का जो प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट्स को, जो बिजनेस का प्रॉफिट्स होगा, उन प्रॉफिट्स को शेयरिंग की बात करेंगे। जब वो क्या करेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग की बात करेंगे। जब 2 या 2 से अधिक लोग आपस में एसोसिएट होते हैं फॉर अ पर्टिकुलर बिजनेस, पर्टिकुलर उद्देश्य, पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, और उस बिजनेस का ऑब्जेक्टिव का मेन क्या होना चाहिए? प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, आपका लाभ कमाना आपका मूल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और जब लाभ कमाने के मूल ऑब्जेक्टिव से आप इकट्ठा होते हो और बिजनेस करते हो और उस लाभ को क्या करोगे? आपस में आप बांटोगे। दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा? वो पार्टनरशिप कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी? पार्टनरशिप कहलाएगी। ओके, सामान्य भाषा में मैंने आपको ये बातें समझा दी। अब थोड़ा सा लॉ की भाषा में भी आपको चीज़ समझाते हुए चलता हूँ। ठीक है,
मेरा मुद्दा ये होता है, ज़्यादातर मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपको सारी लैंग्वेज भी आपको साथ में पढ़ाते हुए चलूँ, क्योंकि लॉ जो है वो इंग्लिश में ही लिखी गई है, तो इंग्लिश को आपको समझना ही पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले इसको गवर्न कौन करता है, तो ये मुख्य सबसे बेसिक क्वेश्चन है, वो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कौन करता है। सवाल कुछ भी आ सकता है एमसीक्यू के अंदर कि बताइए पार्टनरशिप को कौन गवर्न करता है, कौन इसको ऊपर रेगुलेट करता है, रेगुलेट कौन करता है इसको और गवर्न कौन करता है। तो याद रखना चाहिए कौन सा एक्ट करता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इसको क्या करता है, सारी इसकी रेगुलेशन सारी चीज़ें, रूल्स रेगुलेशन, नियम कायदे कानून प्रोसीजर सब किस में लिखे हुए, इस एक्ट के अंदर, इस कानून के अंदर लिखे हुए, वो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जब मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाया था तब भी बताया था मैंने, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पहले सबसे 1872 में वो था, उसके बाद उसके सेक्शनों को तोड़ा गया और 2 एक्ट अलग से निकाले गए। उसमें एक एक्ट था सेल ऑफ द गुड्स एक्ट और एक एक्ट था ये आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, निकला वहीं से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। ठीक है, क्या कहता है ये एक्ट, इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर एक डेफिनेशन लिखी हुई है। उस डेफिनेशन में ये बोलता है कि जब रिलेशन बिटवीन persons who agreed to share profits of business owned by या carried on by all or any of them acting for ऑल। समझेगा बात को, ये बोलता है जब 2 पर्सन आपस में मिलते हैं उनके बीच के जो रिश्ता है उसको पार्टनरशिप कहा जाता है। जब क्या होता है, जब वो एग्री करते हैं आपस में प्रॉफिट शेयरिंग का, किसका एग्री करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग का, किसका, बिजनेस में व्यवसाय में होने वाले प्रॉफिट को आपस में 2 लोग जब शेयर करते हैं उसे पार्टनरशिप कहा जाता है। उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है, उनके बीच में एक समझौता होता है, उनके बीच में एक लिखित समझौता होता है ज़्यादातर, तो उस समझौते को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। क्या कहते हैं, अभी आगे आएगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आप ये समझिएगा जब 2 लोग आपस में कोई बिजनेस करते हैं, उस बिजनेस के प्रॉफिट को आपस में शेयर करते हैं, दैट मीन्स उनके बीच में रिलेशन क्या है, रिश्ता क्या है, पार्टनरशिप का रिश्ता है। एक शब्द यहाँ पे आया कैरिड ऑन बाय ऑल, इसको मैं थोड़ा सा अंडरलाइन करता हूँ, अंडरलाइन तो क्या, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये देखो मैंने इसको कर लिया हाईलाइट। इसको हाईलाइट करने का कारण क्या है, इसको हाईलाइट करने का कारण ये है कि ये जो लाइन है, ये इतनी सी लाइन है कि वो बिजनेस बाय ऑल, या तो वो सारे मिलके बिजनेस चला है या उनमें से किसी कोई एक बिजनेस चला सकता है दूसरों के बिहाफ पे मतलब उन दूसरों के बदले में कोई एक आदमी बिजनेस चला सकता है। इसको बोला जाता है म्यूचुअल एजेंसी। कई बार मैंने एमसीक्यू देखे हैं पार्टनरशिप के अंदर से, इस प्रकार से आ गया है कि म्यूचुअल एजेंसी किसे कहते हैं। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है जब 2 आदमियों के बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन हो। किसका रिलेशन हो, प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन हो। सर ये कौन सा रिलेशन है, हमने सारे रिश्ते देखे थे, तो सर ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता ये कहलाता है जब एक आदमी कोई कार्य कर रहा है, उसके बिहाफ पे कोई दूसरा आदमी कार्य करेगा तो उस कार्य करने का सारी लाइबिलिटी उस आदमी को होगी। सर ये क्या बात कह दी आपने, कुछ समझ में नहीं आया, मैं समझ मेरी बात। ये बेटा अमित शाह, ये कौन बैठे हैं, अमित शाह कौन है आपको पता है, हमारे गृह मंत्री। अब अमित शाह क्या है, होम मिनिस्ट्री है उनके पास, क्या है, होम मिनिस्ट्री। अब अमित शाह के नीचे में बहुत सारे ऑफिसर्स है, क्या है, बहुत सारे ऑफिसर्स है। ठीक है, नॉर्मल समझिएगा, ज़्यादा इसमें पॉलिटी में मत चले जाना। बहुत सारे ऑफिसर्स है किसमें, होम मिनिस्ट्री के अंडर में। अब इसमें से एक ऑफिसर ये है और ये कोई काम करता है, ये कोई वर्क करता है इन कैपेसिटी ऑफ ऑफिसर होने के नाते, उस गृह मंत्रालय का ऑफिसर होने के नाते वो कोई कार्य करता है और उस कार्य करने से कुछ लाभ होता है, अच्छा काम कर लेता है, या फिर उससे कोई नुकसान हो जाता है, गलत काम कर लेता है, तो इस सारी की जिम्मेदारी किसकी होगी, इस सारी जिम्मेदारी होगी इस काम के लिए विपक्ष किसको जिम्मेदार मानेगा, जो अपोजिशन पार्टी है वो किसको जिम्मेदार मानेगी, वो सीधे सीधे अमित शाह को गालियां निकालेंगी और किसी को नहीं निकालेगी। किससे निकाले, अमित शाह। और अमित शाह के काम को खराब के लिए वो गालियां किसको निकालेगी, वो गालियां निकालेगी मोदी जी को। किसको निकालेगी, मोदी साहब को गालियां निकालेगी। ये क्यों होता है ऐसा, गलती तो इसने की है, इसकी क्या गलती है, लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं, आप ये क्या है, ये आपका एजेंट है, ये क्या है, एजेंट। आपने कुछ कहा होगा तब इसने काम किया या आपके अंडर में ही काम किया, यानी इसके किए हुए सारे कार्यों के फल आपको भुगतने पड़ेंगे। वैसे वैसा अमित शाह क्या है, अमित शाह मोदी जी का एजेंट है। ऐसे मतलब मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, एक रिलेशन समझा रहा हूँ। तो अमित शाह एजेंट है तो उसका प्रिंसिपल, जो मेन प्रिंसिपल कौन हो गया, वो हो गए मोदी जी।
कहने का मतलब जब आदमी प्रिंसिपल के नीचे एजेंट होता है और एजेंट के किए हुए सारे कार्यों का अच्छा या बुरा उसकी सारी सारी चीज़ रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, वो कौन होता है, प्रिंसिपल होता है। तो वैसे ही पार्टनरशिप में एक सिस्टम होता है। पार्टनरशिप में ये तीन पार्टनर है, ये रहता है गुड़गांव रहता है, ये रहता है दिल्ली रहता है, और ये रहता है आपका जयपुर में। ठीक है, ये रहता है जयपुर में। अब बंदा दिल्ली में काम चल रहा है, कहाँ चल रहा है काम, दिल्ली में काम, या फॉर जयपुर में काम चल रहा है, जयपुर में आपका बिजनेस सेटअप किया रखा है इन्होंने, और बिजनेस में ये आदमी वहाँ पे एनी टाइम, मिस्टर एक्स जो है वो एनी टाइम जयपुर में बैठ के इस बिजनेस को संभालता है। लेकिन मिस्टर एक्स ने अगर कोई लोन ले लिया, 10 लाख का बैंक से लोन ले लिया, फर्म के नाम से लोन ले लिया, तो उस लोन को चुकाने की जिम्मेदारी क्या मिस्टर एक्स की पर्सनल होगी या तीनों पार्टनर की होगी? तो बात होगी वो तीनों पार्टनर की होगी, क्योंकि वो रेस्पॉन्सिबल क्या होंगे, जॉइंटली रेस्पॉन्सिबल होंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो बोलेंगे, ये दो पार्टनर बोलेंगे हम क्या करें, ये तो मिस्टर एक्स ने लोन लिया, हमसे पूछा क्या यार, हमने लोन लिया क्या, हम आपके पास आए थे क्या, बैंक को ऐसा बोल सकते क्या? वो ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि म्यूचुअल एजेंसी का मतलब मिस्टर एक्स ने काम किया, तो मिस्टर एक्स ने किस कैपेसिटी पे काम किया, मिस्टर एक्स तुम्हारा क्या था, एजेंट था, तुम्हारा क्या था, एजेंट। कहना मतलब हर पार्टनर एक दूसरे का क्या है, एजेंट है, और हर पार्टनर एक दूसरे का क्या है, प्रिंसिपल है। इसी को बोला जाता है म्यूचुअल एजेंसी रिलेशन, जिसको प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशन भी कहा जाता है। याद रखना ये बात, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हमेशा रहेगा। यानी किसी भी पार्टनर का किया हुआ कोई भी काम के लिए दूसरा पार्टनर ऑटोमेटिकली जिम्मेदार होता है। ठीक है, वो ऐसे मना नहीं कर सकता कि मैंने नहीं किया काम, ये उसने किया, आप उसी को बात कीजिए। ये मोदी जी को यहाँ से हटा देते हैं, नहीं तो तुम और कुछ समझ लोगे। ये लो। ओके, यहाँ पे बात समझ में आई आपको? ठीक है सर, मेन बात मैंने यहाँ पे पार्टनरशिप की आपके सामने कर दी। चलो अब आगे चलते हैं। अब इसके कुछ फीचर्स पढ़ते हैं कि क्या है ये पार्टनरशिप के फीचर। सबसे पहले ये क्या है, कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन है, यानी इन सब के बीच में क्या है, कॉन्ट्रैक्ट होता है आपस में। कॉन्ट्रेक्चुअल ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो ये रिश्ता कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप कहलाता है, एक दूसरे में कॉन्ट्रैक्ट में आता है। कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट के थ्रू होता है, और उस एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं, उस एग्रीमेंट को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। ठीक है, यानी दो लोग आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं, एक एग्रीमेंट, एक स्टाम्प पे सारी चीज़ें लिखी जाती है, उस सारी चीज़ें उनका एग्रीमेंट, आपस में जो रूल्स एंड कायदे जो लिखे जाते हैं वो सब वो जो स्टाम्प पे लिखा जाता है वो पेपर, वो क्या कहलाता है, वो एग्रीमेंट कहलाता है, और उस पेपर को हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड। ठीक है, सवाल आ सकता है कि दो पार्टनर आपस में जो एग्रीमेंट करते हैं उस एग्रीमेंट को क्या कहा जाता है, उसे पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। दूसरा फिगर ये क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग होना इनके बीच में जरूरी है कि नहीं? बिल्कुल सर, पहले इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ प्रॉफिट शेयरिंग होना जरूरी है। चाहे इक्वल करो चाहे ऊपर नीचे करो, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग होना जरूरी है। और क्या बात है, वही अभी जो मैंने बताया आपको, क्या है इनके बीच में, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशन है। क्या है, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशन। इनके बीच में रिश्ता क्या है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, और प्रिंसिपल एजेंट का रिश्ता हमेशा होता है। और एक और ध्यान रखना, ये क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी इनके बीच में भी होती है। ये कहाँ पढ़ी थी, और सर और पढ़ी थी हमने प्रोप्राइटरशिप के अंदर, एक स्वामित्व वाली संगठन के हमने पढ़ा था कि वहाँ पे भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। वैसे यहाँ पे भी क्या है, लाइबिलिटी क्या होगी, हमेशा अनलिमिटेड होगी। ठीक है सर, यहाँ तक बात समझ में आ गई हमें, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। दूसरी बात, इजी फॉर्मेशन है, इसको बनाना आसान है, मुश्किल नहीं है, इजी फॉर्मूले से आराम से बन सकता है। एक डीड बनानी, आपस में एग्रीमेंट करना, और आप रजिस्टर कराना चाहो तो कराओ, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात क्या है, कैपिटल भी आपके पास ज़्यादा आ जाता है, मोर कैपिटल आ जाता है। जब एक आदमी की कैपेसिटी 10 लाख की होगी, और ऐसे अगर 3 आदमी मिल जाएंगे तो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी उनकी, 30 लाख की हो जाएगी। यानी आप कैपिटल आराम से ला सकते हैं। किसके कंपेयर में, प्रोप्राइटरशिप के कंपेयर में। यहाँ पे कैपिटल पूंजी आपके पास और ज़्यादा हो जाती है, यानी जब वहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज था, यहाँ पे रिसोर्सेज थोड़ा और आपका बढ़ जाता है, संसाधन आपके पास और बिजनेस करने के बढ़ जाते हैं। ओके, ठीक है सर, बात समझ में हमें आ गई। चलो अब बात करते हैं पार्टनर कितने प्रकार के होते हैं। एक और बात समझिएगा, यहाँ पे समझाने की ऐसी आवश्यकता तो नहीं, फिर भी बता देता हूँ। ये 2 बंदे हैं, इन 3 बंदे हैं ये, ठीक है। इन 3 बंदों को क्या कह जाएंगे, ये कहलाएंगे आपस में क्या कहलाएंगे, पार्टनर्स। क्या कहलाएंगे, पार्टनर्स। और इनके बीच में जो रिलेशन है उसको क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा पार्टनरशिप बोला जाएगा। और ये रिलेशन जिस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट बोलो या एग्रीमेंट बोलो, उस कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट को क्या कहला जाएगा, उसे कहला जाएगा सर पार्टनरशिप डीड कहा जाएगी। क्या कहा जाएगी, पार्टनरशिप डीड कहा जाएगा। ओके,
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कॉमन सेंस, पार्टनरशिप, इनके पीछे रिलेशन को पार्टनरशिप, ये आपस में पार्टनर कहलाएंगे और इसके बीच में जो जिस एग्रीमेंट के बेसिस पे पार्टनरशिप होगी उस एग्रीमेंट को हम क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप डीड बोलेंगे। ठीक है सर, ओके। अब चलते अपन क्लासिफिकेशन, किस पे, क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स कितने प्रकार के होते हैं, पार्टनर्स किस किस बेसिस पे कितने कितने प्रकार के क्या क्या नाम से होते हैं, इस पे सवाल जरूर आते हैं। तो देखिएगा एक एक करके समझते अपन। हमने पार्टनर को बांट दिया बेस्ड ऑन, किस बेसिस पे पार्टनरशिप को बांट रहे, बेस्ड ऑन एक्सटेंड ऑफ पार्टिसिपेशन, बेस्ड ऑन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, बेस्ड ऑन लाइबिलिटी, दायित्व के बेसिस पे, और बेस्ड ऑन नेचर ऑफ बिहेवियर, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ बिहेवियर। ठीक है, एक एक चीज को समझते हैं, एक एक चीज को एक एक करते हुए चलते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन एक्सटेंड ऑफ पार्टिसिपेशन, यानी कौन कितना पार्टिसिपेट कर रहा है बिजनेस के अंदर, कौन कितना अपनी तरफ से भागीदारी दे रहा है उस बिजनेस के अंदर, उसके बेसिस पे पार्टनर कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के आपके सामने आते हैं। एक को बोला जाता है एक्टिव पार्टनर, ठीक है, और दूसरे को बोला जाता है स्लीपिंग पार्टनर। क्या बोला जाता है, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर। ठीक है, बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा, समझना। एक्टिव पार्टनर नाम से पता चल रहा है जो कि अपनी भागीदारी पूरी देता है, दैट मीन्स वो क्या अपना कार्य पूरा बिजनेस के अंदर पार्टिसिपेशन पूरा देता है, यानी पूरी तरीके से इन्वॉल्वमेंट रहता है, एक्टिव रहता है। स्लीपिंग पार्टनर का मतलब जो सिर्फ क्या करता है, कैपिटल इन्वेस्ट करता है। इसको हम दूसरा नाम भी क्या कर सकते हैं, एक्टिव पार्टनर को वर्किंग पार्टनर भी नाम से पुकारा जा सकता है। कौन होता है ये, वर्किंग पार्टनर। ठीक है, वो क्या करता है, पूरी तरीके से वर्किंग, अपनी 100% वर्किंग देता है। स्लीपिंग पार्टनर क्या करता है, ये सिर्फ क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्ट कैपिटल, ये सिर्फ कैपिटल इन्वेस्ट करता है, कार्य में किसी तरीके से भागीदारी नहीं करता। और इसको दूसरा नाम से हम क्या पुकार सकते हैं, इसको पुकार सकते हैं डोरमेंट पार्टनर। क्या बोलते हैं, इसे दूसरे नाम से पुकारा जाता है डोरमेंट पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर कह दो, इनएक्टिव पार्टनर कह दो, डोरमेंट पार्टनर कह दो, जो सिर्फ क्या करता है, कैसा डाल देता है, बोले मेरे पास टाइम नहीं, आऊंगा मैं नहीं, पैसे मेरे से ले लो, पार्टनरशिप के जितने बनते वो, और प्रॉफिट में हिस्सा मुझे दे देना, जितना भी तुम देना चाहो, लेकिन एक्टिवली मैं दुकान पे नहीं बैठूंगा। और ये बोलता है बेचारा, मैं दुकान पे बैठूंगा और पैसा थोड़ा कम दे दूंगा, लेकिन दुकान पे बैठूंगा। ठीक है, ओके। तो ये हुआ पार्टिसिपेशन के बेसिस पे दो तरीके के। प्रॉफिट शेयरिंग के बेसिस पे कितने तरीके के, तो याद रखना वो भी दो तरीके के पार्टनर आपको समझाते हैं। नंबर 1 क्या है, नॉमिनल पार्टनर। कौन है, नॉमिनल पार्टनर। और दूसरा क्या है आपका, पार्टनर्स इन प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट के शेयरिंग पे भी दो प्रकार के पार्टनर होते हैं। एक तो होता है नॉमिनल पार्टनर, एक होता है पार्टनर्स इन प्रॉफिट, जो सिर्फ लाभ में पार्टनर होता है और किसी हिस्सेदारी में कहीं पे पार्टनर नहीं होता। ठीक है, नॉमिनल पार्टनर कौन है, नॉमिनल पार्टनर वो जो सिर्फ क्या करता है, लैंड्स हिज नेम, वो सिर्फ अपना नाम देता है, नाम देता है। यानी कई बार होता है अंबानी, अगर चाहो आप चाहो तो अंबानी क्या बोल सकते हैं, आप बोल सकते हो अंबानी को कि सर मैं एक पार्टनरशिप, आपको पार्टनरशिप में आप मेरे पार्टनरशिप में मेरे साथ हो जाओ, आप सिर्फ अपना नाम दे दो, कुछ लोगों को मैं ये बता सकूं कि आप मेरे पार्टनर हो। जब आप अपनी गुडविल, जब आप बोलोगे आप मेरे पार्टनर हो, दैट मीन्स आपकी गुडविल मेरे साथ जुड़ जाएगी और मेरा बिजनेस धड़ाके से चल जाएगा। तो उसे बोलते हैं वो सिर्फ अपना नाम देता है, वो किसी तरीके से ना तो कैपिटल देता है, ना वो किसी तरीके से प्रॉफिट में हिस्सेदारी होता है, ना वो प्रॉफिट में, नो प्रॉफिट। हाँ, नाम देने का पैसा ले सकता है वो, बट प्रॉफिट में हिस्सेदारी नहीं लेता वो। नो कैपिटल, किसी तरह की कैपिटल नहीं देता है वो। ठीक है, बट याद रखना जब उसने नाम दे दिया उस पार्टनरशिप के अंदर, तो उस पार्टनरशिप में कुछ भी हुआ होगा उसका लाइबल, उसका जिम्मेदार वो भी रहेगा, बट लाइबल टू अदर पार्टीज। अदर पार्टीज उसको लाइबल कर सकती है, किसको, अंबानी को बोल सकती है कि भाई आपने अपना नाम डाले क्यों, मैंने तो आपको देके बिजनेस किया और मेरा हो गया एक घाटा, अब उसकी भरपाई करोगे आप भी। ठीक है, तो वहां पे वो भरपाई करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा उसको, क्योंकि उसने उसको क्या दिया है, नाम दिया है। तो इस तरह की पार्टनरशिप को, इस तरह के पार्टनर को क्या बोला जाता है कि ये क्या है, नॉमिनल पार्टनर है, जिसका ना तो कोई पूंजी लगा रखा है, ना वो प्रॉफिट लेगा, सिर्फ अपना नाम दे रखा है। पार्टनरशिप प्रॉफिट, प्रॉफिट में जो लाभ में पार्टनर होते हैं वो इसी एक ही प्रकार के पार्टनर होते हैं, उन्हें बोला जाता है माइनर। क्या बोला जाता है, माइनर। माइनर हमेशा ध्यान रखना, माइनर के साथ कांटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन किसी बेनिफिट के अंदर लाभ में भागीदार के लिए माइनर को आप लग सकते हो, लेकिन अगर लॉस हो गया तो माइनर जिम्मेदार होगा नहीं होगा। अगर किसी प्रकार का, किसी तरीके का कोई भी लाइबिलिटी हुई, कोई भी दायित्व होगा, माइनर का बनेगा नहीं बनेगा। कोई नो लॉस नो लाइबिलिटी, यानी नो लॉसेस नो कैपिटल, कैपिटल ले सकते हो आप इसे,
नो लाइबिलिटी, ठीक है, कोई लाइबिलिटी नहीं, कोई लॉस नहीं, कैपिटल तो ले ही सकते हो। और माइनर क्या होगा, ये हमेशा क्या होगा, बेनिफिट में हिस्सेदार होगा। इसको बोलते हैं प्रॉफिट्स इन और पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स, लाभ में पार्टनर, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। तो याद रखना, मैं इसको थोड़ा सा अच्छा यहीं ले लेता हूँ, एस्टेबल को उधर ले जाऊंगा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी के बेसिस पे दो तरह के पार्टनर होते हैं, एक होता है लिमिटेड पार्टनर और एक होता है जनरल पार्टनर। लिमिटेड पार्टनर जिसकी लाइबिलिटी क्या होगी, जिसकी लाइबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड कर देगा वो अपनी। कई बार ऐसे एग्रीमेंट में होता है कि भैया मैं आपका पार्टनर तो बन जाऊंगा, लेकिन 5 लाख की मैं अपना कैपिटल दे रहा हूं और 5 ही लाख तक का अगर नुकसान हुआ तो वही मैं भरपाई करूंगा, इससे ऊपर की भरपाई नहीं करूंगा। तो इस तरीके का क्लॉज डाल के अगर कोई पार्टनरशिप में आता है तो उसे लिमिटेड पार्टनर कहते हैं, यानी उसकी लाइबिलिटी, उसका दायित्व क्या करता है, वो पहले से ही लिमिटेड करके पार्टनरशिप के अंदर घुसता है, ठीक है। इस तरीके के लिमिटेड पार्टनर को स्पेशल पार्टनर भी कहा जाता है। उनको स्पेशल पार्टनरशिप के लिए कोई होता है ऐसा बड़ा आदमी, कोई उस तरीके से, तो उनका कंट्रीब्यूशन जितना होता है कैपिटल, उतना तक ही मैं दायित्व रहूंगा, उससे ज़्यादा तुम्हारा अगर कोई कुकर्म तुमने किए तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। तो इसको बोला जाता है स्पेशल पार्टनर, जिनको बोला जाता है लिमिटेड पार्टनर। और जनरल पार्टनर कौन, जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। और ये वही जो अपन सब नॉर्मल जो जनरल पार्टनर जो अपन सब होते हैं ना, नॉर्मली जो लाइफ में जो पार्टनर होते हैं वो होते हैं जिसका क्या बोलते हैं, जितने भी जनरल नॉर्मल पार्टनर्स, पार्टनरशिप में कुछ नहीं कहा गया तो वो जनरल पार्टनर ही है, यानी उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड ही रहेगी, जो हमने पार्टनरशिप में शुरू में ही पढ़ लिया था। पार्टनरशिप की लाइबिलिटी क्या रहती है, अनलिमिटेड, दायित्व रहता है अनलिमिटेड, ठीक है। अब नेचर के बेसिस पे, बेस्ड ऑन नेचर, बिहेवियर, नेचर ऑफ बिहेवियर, उसके बिहेवियर, उसके जताने के बेसिस पे भी पार्टनर बन जाते हैं। वो कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ बिहेवियर। सिर्फ जताना, कोई आदमी जताता ना कि भाई मैं उसको पार्टनर हूँ, इस तरीके से दिखाता, उसके बेसिस पे पार्टनर होते हैं। तो वो भी 2 प्रकार के होते हैं। एक बोला जाता है आपका पार्टनर बाय एस्टोपल और एक होता है आपका पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। कोई डेड शेयर लोग होते हैं, वो क्या लोगों को दिखाते हैं, भाई लोगों को दिखाते हैं, जनरल पब्लिक में क्या करते हैं, वो पब्लिक में एक्ट एज ए पार्टनर, वो मार्केट में जाके पब्लिक में बताते हैं कि इस फर्म का मैं पार्टनर हूँ, और फर्म को बताने के बाद वो किसी डील में या किसी एग्रीमेंट में आ जाते हैं, तो वो उस कंपनी के किसी भी लाइबिलिटी के लिए, यानी उस कंपनी में किसी भी दायित्व के लिए क्या हो जाते हैं, वो रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, ऑटोमेटिक वो रेस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, और उसको बोला जाएगा पार्टनर फॉर एस्टोपल। यानी आपने ये जो नाटक किया, दिखाने की कोशिश की, इस वजह से आप इस फर्म के पार्टनर हो गए, और अब इस लॉस में, इस पर्टिकुलर डील में होने वाले नुकसान का भागीदारी आपको भी भरना पड़ेगा। तो इस तरह के पार्टनर को बोलते हैं पार्टनर बाय एस्टोपल, पार्टनर बाय एस्टोपल, ठीक है। यानी पब्लिक में वो बिहेव करते हैं एज ए पार्टनर, इसलिए उनको पार्टनर बाय एस्टोपल कहते हैं। और क्या बोलते हैं, और नो प्रॉफिट, नॉर्मली उनको प्रॉफिट मिलता है क्या, नहीं सर, उनको किसी प्रकार प्रॉफिट नहीं मिलता, लेकिन अगर बट फुल्ली रेस्पॉन्सिबल फॉर लाइबिलिटी ऑफ द फर्म की कोई लाइबिलिटी होगी, उस लाइबिलिटी के लिए ऑफ फर्म, उसके लिए फुल्ली रेस्पॉन्सिबल हो जाओगे, लेकिन प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मिलेगा, लेकिन लॉस हो गया तो आपको भरपाई करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने इतनी होशियारी मारी क्यों, आपने लोग पब्लिक में जाके एज ए पार्टनर खुद को बताया है क्यों, ठीक है। प्रॉफिट हो गया तो आपको याद नहीं करेंगे, क्योंकि आप एक्चुअल में पार्टनर हो ही नहीं, लेकिन लॉस हो गया तो आपको उसमें हिस्सेदारी दी जाएगी, रेस्पॉन्सिबल किया जाएगा। वैसे का वैसा पार्टनर बाय होल्डिंग आउट होता है, जब कोई इफ पार्टनर, खुद पार्टनर ही क्या करे, इफ पार्टनर रिप्रेजेंट अनदर एज पार्टनर, जब पार्टनर ही क्या करता है, दूसरे को अपना पार्टनर रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो एक्चुअल में वो पार्टनर नहीं है, लेकिन मिस्टर एक्स को लेकर जाकर किसी को रिप्रेजेंट करवाता है, किसी को बताता है, तो बोलता है कि ये मेरा पार्टनर है, ये क्या है, मेरा पार्टनर है, तो वो क्या बन जाता है, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, पार्टनर बाय होल्डिंग, और वो सिर हिला भी देता है और कुछ नहीं भी बोलता है, दैट मीन्स वो खुद को मानता है उसका पार्टनर है, और किसी पार्टनर ने उसको रिप्रेजेंट किया है। तो कई बार होता है ना, लोन लेने या पैसा उधार मांगने जाते हैं, तब कहते हैं कि ये भी मेरा पार्टनर है, आप पैसा दे दो, तो उसकी इमेज अच्छी होती है, तो इसलिए क्या अगला वाला पैसा दे देता है, तो फिर वो बोलता है कि मैं तो उसका एक्चुअल में पार्टनर हुई नहीं, लेकिन वो पार्टनर उस पर्टिकुलर अगर वहां लॉस होता है तो उसके लिए जिम्मेदार होगा, क्योंकि वो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, क्योंकि लोगों में बिहेवियर करते हुए उसने दर्शाया कि भाई मैं उसका पार्टनर हूं, पार्टनर ने खुद ने कह दिया कि ये मेरा पार्टनर है।
ठीक है। और सेम ये की सेम चीज होगी, यानी नो प्रॉफिट, अगर कोई प्रॉफिट होगा तो उसको मिलेगा नहीं, प्रॉफिट उसको नहीं मिलेगा, नो प्रॉफिट, लेकिन फुल्ली रेस्पॉन्सिबल, वो फुल्ली रेस्पॉन्सिबल होगा फॉर लाइबिलिटी, किसी लाइबिलिटी के लिए फुल्ली रेस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया पार्टनर कितने प्रकार के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन, एक्टिव, स्लीपिंग, ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, नॉमिनल या पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, अनलिमिटेड और जनरल जो लिमिटेड और जनरल जो अनलिमिटेड होता है, और ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर के हिसाब से पार्टनर बाय एस्टेबल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ठीक है, आई होप यहां तक जो समझाया वो बात आपके दिमाग में बैठ गई होगी। ठीक है, ओके सर। एक सवाल आता है, क्या पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी? क्या पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, अनिवार्य है? तो मेरा जवाब होता है नो। क्या होता है? नो, नॉट कंपल्सरी। किसी भी लॉ में के अंदर, पार्टनरशिप एक्ट के अंदर भी नहीं लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी या मैंडेटरी या जरूरी है। स्व इच्छा है, आपकी इच्छा है, करवाओ तो ठीक, नहीं करवाओ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर इसका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी तो नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, और क्या माइनर पार्टनर बन सकता है? माइनर एज ए पार्टनर, क्या सर माइनर पार्टनर बन सकता है? बिल्कुल। पार्टनर इन प्रॉफिट जो अभी अपन पढ़ाया था, पार्टनर इन प्रॉफिट्स, वो किसके लिए था? उन्हें बोला जाता है माइनर के लिए था स्पेशली। तो माइनर पार्टनर बन सकता है, लेकिन वो बनेगा किसके लिए? सिर्फ प्रॉफिट में बनेगा, यानी नो लाइबिलिटी, किसी प्रकार की लाइबिलिटी के लिए वो जिम्मेदार नहीं रहेगा, और नो लॉसेस, उसको ऊपर आप लॉसेस भी थोप नहीं सकते, चाहे लॉसेस एक्चुअल में हुए हो तो भी। ठीक है, अच्छा एक सवाल और आता है कि माइनर जो होता है वो मेजर हो जाए, मतलब 18 साल से ऊपर हो जाए। ठीक है, जब माइनर 18 साल से ऊपर हो जाए तो क्या सर बाद में वो उसके ऊपर यही लगेगा कि पार्टनरशिप में प्रॉफिट होगा? अब तो वो 18 साल के ऊपर माइनर रहा ही नहीं है, तो अब तो वो लॉस में और लाइबिलिटी में जिम्मेदार रहेगा। तो वो उसकी इच्छा होती है, दो इच्छा होती है। वो क्या हो सकता है? अगर वो मेजर हो जाता है 18 साल के होना, तो उसको क्या करना पड़ेगा? अपन को एक डिसीजन लेना पड़ेगा उसको, या तो यस मैं इसमें पार्टनर रहना चाहता हूं अभी भी, या नो मैं इसमें पार्टनर नहीं रहना चाहता। ये डिसीजन उसको लेना पड़ेगा, और ये डिसीजन लेने के बाद 6 महीने के भीतर कितने में? विदिन 6 मंथ उसको पब्लिक नोटिस के जरिए बताना पड़ेगा, कि यस अब मैं इस पार्टनर मेजर हो गया हूं और इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मैं क्या हूं? पार्टनर हूं। या फिर नहीं रहना चाहता, तो अब मैं मेजर हो गया हूं, अब मैं इस पर्टिकुलर पार्टनरशिप का पार्टनर नहीं रहना चाहता। 6 महीने के अंदर जब से वो मेजर हुआ उसके 6 महीने के दरमियान तक उसको पब्लिक नोटिस के जरिए लोगों को बताना पड़ेगा। अगर नहीं बताता है, बता देता है तो काम हो गया, डिसीजन फाइनल हो गया। और अगर नहीं बताता, इफ नॉट, तो डीम टू बी पार्टनर माना जाएगा, वो डीम टू बी पार्टनर माना जाएगा। और अब जितने भी लॉसेस होंगे और जितने भी लाइबिलिटी होगी, उस सब लाइबिलिटी और लॉसेस के लिए वो जिम्मेदार होगा। उसको 6 महीने के लिए पब्लिक नोटिस देना चाहिए था, 6 महीने के अंदर नहीं देता तो अब वो नॉर्मल पार्टनर है वैसा ट्रीट होगा, क्योंकि अब वो मेजर हो चुका है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने यह था जो मैंने आपके सामने बता दिया। ठीक है सर, डीड क्या होती है? डीड मैंने बता दी। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड क्या है? एक एग्रीमेंट है। क्या है? एक एग्रीमेंट है। उस एग्रीमेंट के तहत आपस में सारे पार्टनर अपनी जितने भी रूल्स रेगुलेशन, उसमें नाम लिखा जाता है फर्म का, नेम ऑफ फर्म का नाम लिखा जाता है, नेम ऑफ पार्टनर्स का नाम लिखा जाता है, नेचर ऑफ फर्म या नेचर ऑफ बिजनेस, किस बिजनेस आप करना चाह रहे हो वो लिखा जाता है, एड्रेस लिखा जाता है बिजनेस का, कि बिजनेस कहाँ पे होगा, उसका एड्रेस क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग क्या रहेगा आपके बीच में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा जाता है उसके अंदर। ठीक है, कितना कौन कैपिटल कितना लाया, तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन लिखा जाता है। और लड़ाई वड़ाई हो जाए तो डिस्प्यूट को सेटलमेंट कैसे किया जाएगा, वो सारी चीजें भी उसके अंदर लिखी जाती है। किसके अंदर? पार्टनरशिप डीड के अंदर। और भी बहुत सारी चीजें लिखी जाती है जो नोट्स के अंदर अवेलेबल है, देख लेना एक बार। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? नहीं सर, कोई कंपलसरी नहीं, आप ये कर सकते हो। डीड एक एग्रीमेंट होना जरूरी है, आपस में कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है, होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, तो यहां तक पार्टनरशिप की सारी बात कर ली। अब एक थोड़ा सा लिमिटेशन की बात कर लेते हैं, इसकी डीमेरिट की बात कर लेते हैं। 2 पॉइंट है इसकी। लिमिटेशन क्या है?
सबसे पहले तो लिमिटेड कैपिटल। अब यहां पे भी कैपिटल लिमिटेड है क्योंकि 1 से 2 आदमी हुए, 2 से 3 हो सकते हैं, 3 आदमी मिलके भी कितना करेंगे, क्योंकि कंपनी के अंदर जब जाएंगे आप तो वहां पे कैपिटल और भी ज्यादा, क्योंकि पब्लिक से पैसा लेंगे, तो पब्लिक से लेंगे तो कैपिटल और भी ज्यादा हो सकता है। तो प्रोप्राइटर से तो कैपिटल ज्यादा ही है, लेकिन थोड़ा भी लिमिटेड है किसके कंपैरिजन में, कंपनी के कंपैरिजन में। नो पब्लिक कॉन्फिडेंस है, नो पब्लिक कॉन्फिडेंस, पब्लिक का कॉन्फिडेंस पार्टनरशिप के अंदर नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके जो डॉक्यूमेंट होते हैं, जो भी पार्टनरशिप के डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट वो पार्टनरशिप फर्म पब्लिक नहीं करती, वो उनके प्राइवेट पर्सनल रहते हैं, तो ये पता नहीं चलता। डीड वो हर किसी को तो बताएगी नहीं, वो अपने पास अपने ड्रॉअर में रखेगी। दैट मीन्स ये नहीं पता चलता कौन पार्टनर है कौन नहीं है, तो पब्लिक का थोड़ा भरोसा पार्टनरशिप पे कम होता है। ठीक है, और क्या है, और अनसर्टेनिटी, क्या है एक और, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब स्थिरता इसकी भी कम है। 3 पार्टनर आपस में लड़ लिए, डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा होता है, हाई डिस्प्यूट्स होते हैं प्रॉफिट को लेकर, और इस तरह से आपने देखो प्रॉफिट पार्टनरशिप आपस में हमेशा 2 पार्टनर थे, लड़ लिया आपस में, बिजनेस बंद कर लिया, तो इस तरीके के डिस्प्यूट्स बहुत होते हैं, तो अनसर्टेनिटी होने के कारण बहुत ज़्यादा होते हैं। राइट, तो ये सारे पार्टनरशिप की रिलेटेड सारी मैंने बात कर ली। पार्टनरशिप होता क्या है, पार्टनरशिप की डेफिनेशन, पार्टनर्स कितने प्रकार के होते हैं, प्रोप्राइटरशिप के बारे में बात कर ली, उसके मेरिट्स डिमेरिट्स कर लिए, पार्टनरशिप के बारे में बात कर ली, उसके मेरिट डिमेरिट्स कर लिए, और यहाँ तक सारी बात अपने कंप्लीट कर ली। यानी नॉन कॉर्पोरेटिव फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये यहाँ पे ये अपने आज की क्लास में पूरा कर लिया। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर कॉर्पोरेटिव फॉर्म्स करेंगे, उसमें कंपनी और कॉर्पोरेटिव सोसाइटी की बात करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग ऐसे ही जुड़े रहे, वन एग्जाम को ऐसे ही अपना प्यार देते रहे, और जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी, नीचे कमेंट करके बताइएगा, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।